नमस्कार। आज का हमारा विषय है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, स्वरूप एवं सिद्धांत। आदिकाल से ही मानव समाज में असमानता व्याप्त रही है। ऐसा समाज जहां उसके सदस्यों में वास्तविक रूप में समानता हो और स्तरीकरण का अभाव हो, एक कोरी कल्पना है। समनर की मान्यता है कि इतिहास में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें वर्ग घृणा उपस्थित नहीं रही हो। कहने का तात्पर्य है कि स्तरीकरण समाज के समूहों एवं सदस्यों के विभिन्न स्तरों में बंटने की प्रक्रिया है। यानी समाज के समूह एवं सदस्य जब विभिन्न स्तरों यानी स्टेजेस में बंट जाते हैं तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा समाज में कार्य विभाजन करके सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाए रखा जाता है। योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्रत्येक समाज में स्तरीकरण के लिए प्रदत्त और अर्जित दोनों ही आधार पाए जाते हैं। अब है सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। सामाजिक स्तरीकरण शब्द प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है और ये सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, संपत्ति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति के आधार पर उच्च एवं निम्न श्रेणियों में विभाजित करता है और यह विभाजन एक परत के समान होता है। और जब ये सभी परतें उच्चता और निम्नता के क्रम में रख दी जाती हैं तो इसे ही हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। किसी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा, प्रभाव, शक्ति, संपत्ति, सुविधाओं आदि की भिन्नता के आधार पर परिस्थितियों व भूमिकाओं की एक अपेक्षाकृत स्थायी श्रेणीबद्धता को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकार के सामाजिक विभेदीकरण की एक व्यवस्था है जिसमें सामाजिक पदों की ऊंच नीच पर आधारित श्रेणीबद्धता होती है। इन सामाजिक पदों के धारक सामाजिक महत्व की दृष्टि से एक दूसरे से उच्चता, समानता अथवा निम्नता का व्यवहार करते हैं। स्तरीकरण का प्रमुख तत्व श्रेणीबद्ध संस्तरण है। जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, संपत्ति व्यवस्था, दास प्रथा और जागीर सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख रूप हैं। स्तरीकरण व असमानता में भिन्नता है। सिद्धांत है, समाज में बिना स्तरीकरण के भी असमानता हो सकती है। स्तरीकरण में व्यक्तियों का क्रम विन्यास नहीं होता, अपितु सापेक्षिक महत्व के आधार पर पदों का क्रम विन्यास होता है। सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। गिटलर ने कहा है कि असमानता सभी संस्कृतियों की विशेषता है। इसी आधार पर गिस्बर्ट ने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता व अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं। रेमंड मूरे के अनुसार स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। इसी संदर्भ में सदरलैंड एवं वुडवर्थ के शब्दों में स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। टॉलकट पार्सन्स के अनुसार किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन ही स्तरीकरण कहा जाता है।
लम्ले लिखते हैं, विभेदीकरण से हमारा अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति की भिन्नताओं का पोषण करते हैं, जिन्हें एक साथ रखने पर ऑर्केस्ट्रा के विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णतया समन्वययुक्त संपूर्ण की रचना होती है। सामाजिक स्तरीकरण के आधार। पार्सन्स ने व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित करने वाले 6 आधारों का उल्लेख किया है जो स्तरीकरण को भी तय करते हैं। पहला है नातेदारी समूह की सदस्यता, व्यक्तिगत विशेषताएं, अर्जित उपलब्धियां, द्रव्यजात सत्ता तथा शक्ति। यानी टोलकट पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण के 6 आधार बताए हैं। नातेदारी समूह के आधार पर स्तरीकरण होता है, व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर, अर्जित उपलब्धियों के आधार पर, द्रव्यजात सत्ता एवं शक्ति के आधार पर स्तरीकरण होता है। सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के प्रमुख 3 आधार बताए हैं, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक, जबकि कार्ल मार्क्स केवल आर्थिक आधार को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। स्तरीकरण के सभी आधारों को हम प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राणीशास्त्रीय आधार और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणीशास्त्रीय आधार के अंतर्गत लिंग, आयु, प्रजाति और जन्म के आधार पर स्तरीकरण होता है, जबकि सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर संपत्ति, व्यवसाय, धर्म एवं राजनीतिक शक्ति के आधार पर स्तरीकरण होता है। फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इससे पहले हम सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति इत्यादि। सामाजिक स्तरीकरण परिमाणिक है। सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अब है सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप यानी प्रकार, फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बॉटोमोर ने मानव इतिहास में प्रचलित सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है। पहला है दास प्रथा, दूसरा जागीरें, तीसरा जाति और नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग। यानी सामाजिक स्तरीकरण 4 रूपों में बॉटोमोर ने बताया है। दास प्रथा के रूप में स्तरीकरण होता है, जागीर के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है और सामाजिक वर्ग के आधार पर होता है। दास प्रथा प्राचीन काल में यूनान व रोम में तथा 18वीं व 19वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका में दास प्रथा का प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। जागीर प्रथा का प्रचलन मध्ययुगीन यूरोप में रहा है। जागीर प्रथा में 3 वर्ग प्रमुख थे, पादरी, सरकार और साधारण जन। अब है बंद स्तरीकरण, जिसके अंतर्गत हम जाति प्रथा के बारे में पढ़ेंगे। जाति प्रथा से पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण प्रमुख रूप से 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्णों का निर्माण कर्म के आधार पर किया गया था। इनमें स्तरण था, लेकिन वर्णों के बाद जब जाति अस्तित्व में आई तो जातीय आधार पर संस्तरण होने लगा। वर्तमान में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात व संचार के नवीन साधनों, नवीन शिक्षा, प्रजातंत्र, नवीन सामाजिक विधान, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, समाज सुधार आंदोलन आदि के कारण पुरातन जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहे हैं। अब जातीय आधार पर बने छुआछूत व्यवसाय व खान पान के नियमों में शिथिलता आई है। फिर भी जाति की 3 विशेषताएं बनी हुई हैं, यानी नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण या संचार के कारण, नवीन साधनों, नवीन शिक्षा के कारण
जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है, लेकिन इसकी 3 व्यवस्थाएं अभी भी बनी हुई हैं। पहला है, आज भी जाति जन्म से ही निर्धारित होती है और यह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को तय करती है। दूसरा है, आज भी व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता। और तीसरा है, व्यक्ति जीवन साथी का चुनाव साधारणतः जाति से ही करता है। कई बार कुछ जातियों ने सामूहिक रूप से सामाजिक संस्तरण में ऊंचा उठने का प्रयास भी किया। इस प्रयास को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण नाम से बताया है। अब है खुला स्तरीकरण, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। खुला स्तरीकरण जन्म के अतिरिक्त किसी भी आधार पर समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है। वर्गों का आधार आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक सांस्कृतिक भी है। मैकाइवर व पेस के अनुसार एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जाता है। अब है जाति और वर्ग में अंतर। जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन होता है। जाति का आधार जन्म है, वर्ग का नहीं। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है, वर्ग की अर्जित होती है। जाति में पेशे निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं। जाति में खान पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में नहीं। जाति अंतर्विवाही है, वर्ग नहीं। जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है। वर्गों की अपेक्षा जातियों का संस्तरण अधिक निश्चित व स्पष्ट होता है। अब है सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। कि सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है, व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व आवश्यकता पूर्ति में सहायक होता है। अधिक कार्य के लिए स्तरीकरण प्रोत्साहित करता है। सामाजिक स्तरीकरण सहयोग को बढ़ावा देता है, मनोवृत्तियों का निर्धारण करता है, शक्ति का संतुलन करता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करता है। अब है समूह के लिए स्तरीकरण का महत्व। सामाजिक परिवर्तन होते हैं, सामाजिक संघर्षों से रक्षा होती है, सामाजिक एकीकरण होता है, सामाजिक प्रगति सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। सामाजिक स्तरीकरण से श्रम विभाजन होता है, सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा होती है। अब है सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संघर्ष सिद्धांत के बारे में। यानी सामाजिक स्तरीकरण के संघर्ष सिद्धांत के अंतर्गत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए कहता है, क्योंकि उसके अनुसार धर्म एक अफीम है। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स अग्रणीय माने जाते हैं। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। उन्होंने लिखा है कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए, उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं, उनमें परस्पर संघर्ष रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन, अकुलीन, सामंत, अर्धदास, अत्याचारी व पीड़ित आदि वर्ग रहे हैं। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस एवं मूरे ने भी किया है। अब हम प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस व विल्बर्ट मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में किया है। उन्होंने अपना लेख इस मान्यता से प्रारंभ किया है
कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान निश्चित होता है। यानी सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत जो कि किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों का कोई ना कोई निश्चित स्थान होना चाहिए और विभिन्न पदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विषमता समाज में अचेतन रूप में विकसित होती है, जिसके आधार पर ऐसी व्यवस्था करता है समाज कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुँचे। किंग्सले डेविस कहते हैं कि समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है और कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। जहां मार्क्स इस स्तरीकरण में केवल आर्थिक आधारों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वहां वेबर आर्थिक के साथ साथ सत्ता व शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। टी वेबरन ने स्तरीकरण का विलासी वर्ग का सिद्धांत दिया है। वार्नर ने अमेरिकी समाज में वर्ग बनने के आधारों का अध्ययन किया और सम्मान तथा प्रस्थिति समूह वर्ग के निर्माण में सहायक हैं, ऐसा कहा। वार्नर ने अमेरिकी समाज में 6 वर्गों का उल्लेख भी किया है। सी राइट मिल्स ने स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना है। हायरार्की पदक्रम, पदों के बीच पुरस्कार तथा अवसरों का असमान वितरण होता है, जो कि स्तरीकरण का आधार है। लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस में जाति व्यवस्था को भी पदक्रम कहा है। अब नेक्स्ट है मैक्स वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत। मैक्स वेबर की भी मार्क्स की भांति स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्व को स्वीकार करते हैं। वे वर्ग के निर्धारण में आर्थिक कारकों के महत्व को स्वीकार करते हैं। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाओं एवं वर्ग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। जहां मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को ही महत्वपूर्ण मानता है, वहां वेबर आर्थिक के साथ साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। वेबर का मानना है कि संपत्ति के आधार पर 2 वर्ग बनते हैं, एक संपत्ति के अधिकारी तथा दूसरा संपत्तिहीन वर्ग। सर्वप्रथम संस्कृति व सभ्यता के अंतर अंतर अल्फ्रेड वेबर ने किया। मार्क्स के स्तरीकरण के सिद्धांत के केंद्र में वर्ग, मार्क्स के अनुसार वर्ग सामाजिक समूह है जिसमें सदस्यों की उत्पादन की शक्तियों के साथ समान संबंध होता है। मार्क्स ने यूरोपीय इतिहास को 4 युगों में बांटा: आदिम साम्यवाद, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज और पूंजीवादी समाज। मैक्स वेबर के सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को त्रिआयामी मॉडल कहते हैं। इनके विचार के 3 पक्ष हैं: वर्ग, प्रतिष्ठा और दल। वर्ग, वेबर के लिए वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है। वेबर के अनुसार व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार स्थिति होती है और व्यक्ति की बाजार स्थिति उसकी संपत्ति, कुशलता, श्रम, व्यवसाय आदि के आधार पर निर्धारित होती है। अब है प्रतिष्ठा। प्रस्थिति वेबर के स्तरीकरण का दूसरा आयाम है। जहाँ वर्ग से तात्पर्य असमान आर्थिक स्थिति से है, वहीं स्टेटस, सिचुएशन से तात्पर्य असमान सामाजिक प्रतिष्ठा से है। वेबर के अनुसार उच्च आर्थिक परिस्थिति उच्च परिस्थिति की गारंटी नहीं है। अब है दल। दल वेबर के स्तरीकरण का तीसरा आयाम है। दल से तात्पर्य उस समूह से है जो राजनीतिक निर्णयों तथा नीति निर्धारणों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। दलों का उद्देश्य सामाजिक शक्ति को प्राप्त करना होता है। टोलकट पार्सन्स के स्तरीकरण के विचार प्रकारवादी हैं। उनके स्तरीकरण के सिद्धांत के केंद्र में सामाजिक मूल्य या मूल्य मतैक्य है।
पार्सन्स ने भी माना कि स्तरीकरण के कारण सभी समाजों में समान नहीं होते हैं। इन्होंने स्तरीकरण के 3 आधार बताए हैं। पहला है गुण, यानी गुणों के आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है। मिल्कियत के आधार पर स्तरीकरण होता है और प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर स्तरीकरण होता है। अब है किंग्सले डेविस व मूर ने यह निष्कर्ष किया कि स्तरीकरण वह यंत्र या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा समाज महत्वपूर्ण भूमिकाओं का आवंटन सबसे प्रभावशाली व क्षमतावान व्यक्ति को करता है। मेलविन ट्यूनमिन ने अपने लेख अ क्रिटिक टू सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में डेविस व मूर के सिद्धांत की आलोचना की है। माइकल यंग ने अपनी पुस्तक द रिस्क ऑफ मर्सिटोक्रेसी यानी योग्यता तंत्र में उन्होंने योग्यता तंत्र की अवधारणा दी। इसमें उन्होंने ब्रिटिश समाज के भविष्य को रेखांकित करते हुए एक ऐसे समाज की परिकल्पना दी जिसमें योग्यता तथा सामाजिक भूमिकाओं में पूरक तथा व्यवहारिक संबंध होगा। अब है वर्ग व्यवस्था। क्लास सिस्टम। वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है जहां मार्क्स ने आदिम साम्यवादी समाज को छोड़कर शेष सभी यूरोपीय समाजों में 2 वर्गों के अस्तित्व बताए हैं। वहीं वेबर इसे आधुनिक पूंजीवादी यूरोप की अवधारणा मानते हैं। वेबर ने पूंजीवादी यूरोप में 4 वर्ग बताए हैं। W.L. वॉर्नर ने ख्याति सूचक उपागम यांकी सिटी, न्यू इंग्लैंड, अमेरिका का अध्ययन किया। अपनी पुस्तक द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी में उन्होंने 6 वर्ग बताए हैं। पहला होता है उच्च वर्ग, उच्च निम्न वर्ग, मध्य उच्च वर्ग, मध्य निम्न वर्ग, निम्न उच्च वर्ग और निम्न निम्न वर्ग। एंथोनी गिडेंस ने पश्चिमी समाजों में 3 वर्ग बताए हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, यानी अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। डेरेनडार्फ के विचार। राल्फ डेरेनडार्फ जर्मन तथा संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा का परीक्षण किया तथा उसे अप्रासंगिक माना है। डेरेनडार्फ के अनुसार औद्योगिक श्रमिक वर्ग निरंतर विजातीय होता जा रहा है। इसका मुख्य कारण अधिकाधिक तकनीक तथा उपकरणों का प्रयोग है। फलस्वरूप श्रमिक वर्ग 3 भागों में विभाजित होता है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। डेरेनडार्फ मानते हैं कि व्यावसायिक गतिशीलता तथा विजातीयता के कारण ना तो श्रमिकों का ध्रुवीकरण होगा और ना ही क्रांति होगी। क्लास सिस्टम इन इंडिया। अब है भारत में वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। बहुसंख्यक समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारत में वर्ग व्यवस्था एक नवीन अवधारणा है। परंपराओं से भारत जाति व्यवस्था पर आधारित समाज रहा है। ब्रिटिश आगमन तथा शासन की स्थापना के साथ ही भारत में कई ऐसी नवीन व्यवस्थाएं लाई गई हैं जिसने भारत में कर्म व्यवस्था को जन्म दिया। भारत में वर्ग व्यवस्था के उदय के निम्न कारण हैं, जैसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एंड सेक्युलर ऑक्यूपेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न एजुकेशन, डेवलपमेंट पॉलिसीज इत्यादि। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह मानते हैं कि प्रारंभ में वर्ग जाति व्यवस्था से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि उच्च जातियों का ही आर्थिक साधनों पर नियंत्रण था, इसलिए वे ही उच्च वर्ग थे। निम्न जातियां निम्न वर्ग थीं। A.R. देसाई ने कहा है कि ब्रिटिश शासन से पूर्व कृषक समाज में भूमि स्वामित्व निजी हाथों में नहीं था। जो व्यक्ति जितनी चाहे भूमि पर कृषि कर सकता था। ऐसे में कृषक समाज को वर्ग विहीन कहना उचित होगा।
मार्क्स का इस समाज को एशियाई उत्पादन की प्रणाली तथा विकफोगट ने इसे ओरिएंटल तानाशाही कहते हैं। ऐसे समाजों में कृषि पर सामुदायिक नियंत्रण होता है तथा जल संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। अब है भारत में कृषक वर्ग की संरचना। ब्रिटिश काल में नई भूमि की नीति से भूमि का स्वामित्व किसान या ग्राम में से निकलकर सरकार के पास चला गया। सरकार ने भूमि की बंदोबस्ती के लिए बिचौलियों की नियुक्ति की, जिसके फलस्वरूप जमींदार, महाजन, साहूकार वर्गों का कृषक समाज में जन्म हुआ। ब्रिटिश काल में कृषक समाज में दो वर्ग पाए जाते थे। पहला था भूपति या जमींदार वर्ग और दूसरा रैयत वर्ग। स्वतंत्र भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो गया है, जिससे मध्यस्थों का अंत हुआ। डेनियल थॉर्नर ने कुम्बापेट्टी तमिलनाडु का अध्ययन किया। उन्होंने यहाँ कृषक समाज में 3 वर्ग बताए हैं: मालिक, किसान एवं मजदूर। रुडोल्फ तथा रुडोल्फ ने कृषक समाज को आर्थिक आधार पर 4 भागों में बांटा है: बड़े भूस्वामी, पशुपालक, पूंजीपति, लघु किसान और श्रमिक वर्ग। भारत में औद्योगिक वर्ग संरचना। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने का श्रेय ब्रिटिश पूंजीपतियों को जाता है। भारत में उपलब्ध कच्चे माल तथा सस्ते श्रमिक ने ब्रिटिश पूंजीपतियों को आकर्षित किया, जिसके फलस्वरूप यहाँ उद्योगों का विकास हुआ। जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार है जो केवल भारत में पाई जाती है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत। ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में श्लोक में सर्वप्रथम वर्ग व्यवस्था की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत अब्बे डुबोइस ने दिया है और उन्होंने बताया कि जाति प्रथा को ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का परिणाम कह सकते हैं। इबेर्सन व घुरिये भी डुबोए के विचारों से आंशिक रूप से सहमत हैं। जीएस घुरिये के अनुसार जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, जो कि गंगा और यमुना के मैदान में पला है और वहां से देश के दूसरे भागों में ले जाया गया है। अब है जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत। नेस्फील्ड ने कहा है कि पेशा और केवल पेशा ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जाति व्यवस्था का उद्विकास या गिल्ड सिद्धांत। जाति के उद्विकास या गिल्ड सिद्धांत के प्रतिपादक डेंजिल एबेटसन कहते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति धार्मिक संघों से हुई है। अब है जाति की उत्पत्ति का या जाति व्यवस्था का धार्मिक सिद्धांत। होकार्ट के अनुसार जाति व्यवस्था देवताओं को भेंट चढ़ाने का संगठन है। सेनाट ने कहा है कि देवी देवताओं में निष्ठा के आधार पर समूह विभाजित थे, जो आगे चलकर जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गए हैं। अब है जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत, जिसे हर्बर्ट रिजले ने दिया है और इसके समर्थक विद्वान हैं घुरिये तथा DNK दत्त। रिजले ने अपनी पुस्तक प्यूपिल ऑफ इंडिया में जाति के प्रजातीय सिद्धांत का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि इंडो आर्य प्रजाति के लोग फारस से भारत आए और यहाँ उनका सामना भारत के अश्वेत मूल निवासियों से हुआ। अपने उन्नत सैन्य संगठन के बल पर उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया, यहाँ बसकर यहीं की स्त्रियों से विवाह किए। इस प्रकार रिजले के अनुसार प्रजातीय मिश्रण तथा अनुलोम विवाह का परिणाम ही जाति व्यवस्था है। योगेंद्र सिंह तथा एडमंड डीच इसे संरचनात्मक विशिष्ट अवधारणा मानते हैं, अर्थात जाति व्यवस्था जैसी संरचना केवल भारत में ही पाई जाती है, अन्य समाजों में नहीं। परंतु वेबर जाति को एक सांस्कृतिक सार्वभौमिक अवधारणा मानते हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अन्य समर्थक श्रीनिवास बेते एवं मैकिम मैरियट भी हैं। अब है प्रभु जाति, डोमिनेंट कास्ट। प्रभु जाति की अवधारणा प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने रामपुर
व मैसूर के ओक्कालिंगा जाति का अध्ययन कर प्रस्तुत की थी। प्रभु जाति के 3 लक्षण होते हैं: संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति। अंत में हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज के लिए अनिवार्य है, प्रकारवादी भी है। सामाजिक स्तरीकरण समाज के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, शक्ति का संतुलन करता है, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है, व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण कर समाज में परिवर्तन भी लाता है। सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा ही समाज में श्रम विभाजन स्थापित होता है। सामाजिक स्तरीकरण लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, प्रदत्त, अर्जित इत्यादि आधार पर किया जाता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।